Ideas of Bharat History Semester 1 फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एंड इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो भी है। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं। तो इसका यूनिट 1 इकाई 1 यूनिट 1 में 4 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है भारतवर्ष को समझना और भारत के पर्यायों की शाश्वतता। हम लोग भारतवर्ष को समझेंगे और भारत के पर्यायों की शाश्वतता को समझेंगे। तो पहला हमारा है कि हमारे देश का नाम भारत, जो हमारे देश का नाम भारत है उसका नाम आखिर भारत पड़ा कैसे। तो उसकी असली कहानी को हम इस चैप्टर में जानेंगे कि जो हमारा देश भारत है उसका भारत नाम पड़ने का असली कारण क्या है। और इस चैप्टर का सारांश क्या है कि हम लोग इसमें भारतवर्ष की अवधारणा, भारत देश का नाम भारत क्यों रखा गया और भारत देश के पर्याय, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतवर्ष की अवधारणा कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो देखो, संपूर्ण विश्व में भारत ही वह राष्ट्र है जहां मानव सभ्यता का सबसे पहले विकास हुआ। सबको पता है इंडो वैली सिविलाइजेशन, और जहां तक अभी यूरोप लोग अभी उदय नहीं हुए थे, उन लोगों को कुछ पता नहीं था, तभी हमारे भारत में एक सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, इन सारी चीज़ों का विकास हो चुका था। इसलिए भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है। सनातन राष्ट्र यानी कि पुराना राष्ट्र माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। श्रीमद् भागवत जो है उसके 5वें स्कंद में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भारत की स्थापना का वर्णन किया गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, यानी उन्होंने मन से उत्पन्न किया अपने पुत्र को, जिनका नाम था स्वयंभू मनु, ने पृथ्वी की व्यवस्था संभाली। और इनके 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और उतानपाद। तो उतानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे। ध्रुव की कहानी आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जो कि हरि जी की भक्ति में लीन हो गए थे। तो वही थे, तो उनका खत्म हो गया वहाँ पे जो वंशावली था वहीं पे। तो प्रियव्रत, उनके क्या हुए कि 10 पुत्र हुए, लेकिन उनमें से 3 पुत्र जो थे वो विरक्त निकले, यानी कि वो लोग जैसे कि पूजा पाठ इत्यादि इन सारी चीज़ों में रहते थे और इधर की चीज़ों में उनको कोई मतलब नहीं था, रास पाठ इत्यादि की शक्तियों से कोई मतलब नहीं था। तो जो प्रियव्रत थे उनके 7 पुत्र थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपने 7 पुत्र को एक एक भाग दे दिया। जैसे कि हम लोग उसको आज भी 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उस टाइम उसका नाम कुछ और था। तो उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर उसका नाम क्या था। पहले इसके पूरे बात को समझ लेते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, तो यही प्रियव्रत ने क्या किया कि अपने पृथ्वी को 7 भागों में बांटकर एक एक पुत्र को सौंप दिया। उनमें से एक थे आग्नेत्र। आग्नेत्र जो थे उनको जम्मू द्वीप का शासन कार्य सौंपा गया। क्या सौंपा गया? जम्मू द्वीप का। तो जम्मू द्वीप के अंतर्गत कौन सा आता था? तो पूरा अफगानिस्तान उस साइड से लेकर के, इसका हम आपको एक फोटो दे देंगे तो आप देख लीजिएगा, ये हो गया। और आग्नेत्र जो थे उन्होंने आग्नेत्र को जम्मू द्वीप का शासक सौंप दिया। किसने? प्रियव्रत ने आग्नेत्र को जम्मू द्वीप का शासक सौंप दिया। और आग्नेत्र ने उनके जो थे वृद्धावस्था में 9 पुत्रों को जम्मू द्वीप के विभिन्न भागों में 9 स्थानों को, जैसे कि आग्नेत्र थे उनको जम्मू द्वीप का शासक मिला, उनके 9 पुत्र हुए। तो क्या हुआ कि वो जम्मू द्वीप छोटे छोटे पार्टों में 9 पुत्रों को वो दे दिए। ठीक है, दायित्व सौंप दिए। इन 9 पुत्रों में से सबसे बड़े कौन थे? नाभि को हिमवर्ष का भूभाग मिला, जो अभी का भारत था। तो नाभि को हिमवर्ष का भूभाग मिला, इन्होंने हिमवर्ष के नाम से, और आज इनको क्या हिमवर्ष के नाम से जाना लगा। और अजनाथ, वहाँ पे कोई अजनाथ था, उसका नाम जोड़ करके उन्होंने इसका नाम अजनाभ वर्ष कर दिया। अजनाभ वर्ष कर दिया। यह हिमवर्ष या अजनाभ वर्ष, जैसे कि भारत था उसका हिमवर्ष उसको कहा जा रहा था, फिर उन्होंने हिमवर्ष का नाम अजनाथ से जोड़ करके अजनाभ वर्ष कर दिया। और हिमवर्ष या अजनाभ वर्ष यही जो था वही प्राचीन भारत था। ठीक है, तो नाभि जो थे हिमवर्ष के राजा बने। और यहाँ पे उस टाइम कौन कौन से 7 द्वीप थे? तो एक था जम्मू द्वीप, प्लाप्छ द्वीप, कुश द्वीप, शक द्वीप, कोंच द्वीप, साम्ल द्वीप, पुष्कर द्वीप। तो जो राजा नाभि के पुत्र थे वो कौन थे? ऋषभ थे, जो कि वहाँ पे अजनाभ वर्ष के राजा बने थे, जो कि भारत का भी प्राचीन जो भी है। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। उसमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? भरत थे, और सबसे गुणवान थे। अतः ऋषभ देव के बाद भारत अजनाभ वर्ष के राजा बने। जो ऋषभ देव थे उन्होंने भारत का नाम अजनाभ वर्ष कर दिया था। तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत, वही यहाँ के राजा बने, तथा भरत के नाम से ही लोग अजनाभ वर्ष को भारतवर्ष कहने लगे। जो अजनाभ वर्ष था, भरत वहाँ के राजा बन गए, तो इसलिए लोग क्या कहने लगे? उनको भारतवर्ष कहने लगे।
भारत के प्राचीन साहित्यों में भारत को 5 भागों में बांटे जाने का उल्लेख मिलता है। जो भारत का प्राचीन साहित्य है उसमें ये हम लोग को सबूत मिलता है, उल्लेख मिलता है कि भारत को 5 भाग में बांटा गया था। कौन कौन सा ये समझते हैं। सिंधु तथा गंगा के मध्य में मध्य प्रदेश था। सिंधु नदी जो ऐसे पाकिस्तान से वैसे ईरान से लोग आते थे तो सिंधु सिंधु कहते कहते हिंदू कहने लगे थे, तो वो वाला नदी जो पाकिस्तान से सिंधु नदी निकलता है वहां से। और तथा गंगा के मध्य में मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश जैसे कि आज वाला मध्य प्रदेश नहीं, जैसे कि मध्य यानी कि बीच का प्रदेश। पतंजलि ने इस समस्त भूभाग को आर्यव्रत कहा। आर्यव्रत यहाँ पे हिंदू रहते थे वहां पे पुराने समय में, उनको आर्यव्रत कहा, तो इसलिए भारत का नाम आर्यव्रत भी आपको पता ही होगा। स्मृति ग्रंथों में आर्यव्रत हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच बताया गया। और जो स्मृति ग्रंथ है उनमें ये बताया गया कि आर्यव्रत जो थे हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में बताया गया। ठीक है। और देखिए भारतवर्ष के 9 भेद मत्स्य पुराणों में इस प्रकार से है। 9 भेद बताए गए हैं। कौन सा। एक इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपड़ी, गर्भ स्तमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और सागर। भौगोलिक दृष्टिकोण से कश्मीर से लेकर लंका तक की सीमा और कश्मीर से असम तक का ही, देखो जो भौगोलिक दृष्टि था ना वो कश्मीर से लंका और कश्मीर से असम तक ही भारत का सही भूभाग था, जिसका प्रमाण जो है हमें ग्रंथों में मिलता है। क्योंकि उस टाइम तो उनके 100 पुत्र थे तो 100 को बांटे होंगे ना, तो उसके हिसाब से था। तो भरत जो फर्स्ट पुत्र थे तो उनके एरिया में इतना ही आता था। कहाँ से। कश्मीर से लंका तक, या कश्मीर की लंका की सीमा तक और कश्मीर से असम तक ही भारत का सही भूभाग था। ऐसे सीधे और ऐसे जो रेक्टेंगल टाइप का है पूरा नहीं था, ये बताया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों, चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी। ये तो पता है कौन सा। केदार, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी, मैसूर में पीठ स्थापित किए गए थे। ठीक है। वर्तमान भारत आधिकारिक नाम भारत गणराज्य। वर्तमान का जो भारत है इसका नाम क्या है। भारत गणराज्य। दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या में पहले दूसरा नंबर पर था और फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। भारत के पश्चिम में क्या है। पाकिस्तान। उत्तर पूर्व में क्या है। चीन और नेपाल। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन और नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में क्या है। दक्षिण पश्चिम में इसका मालदीव है। दक्षिण में क्या है तो दक्षिण में श्रीलंका है और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्री सीमा लगती है। इंडोनेशिया से क्या भारत की जो समुद्री सीमा है वो लगती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत के उत्तर में क्या है तो हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। जो दक्षिण पूर्व है वहां पे बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है तो अरब सागर है। ये एक तरीके से भारत की चौहद्दी भी हो गई। तो हमने जान लिया कि हमारे देश का भारत पढ़ने का असली कारण क्या है। राजा भरत की कहानी, इसको आपने समझा अच्छे तरीके से। और बहुत सारे और भी तरीके बताए जाते हैं बट जो यही तरीका है वही रेलिवेंट है। तो देखिए भारत देश का नाम भरत पढ़ने के संबंध में अलग अलग मत है। श्रीमद् भागवत पुराण वाले तो हमने जाना, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मनु के वंशज उनकी कहानी हमने पूरे देखा कि कैसे मनु उत्पन्न हुए, उनके कौन कौन से पुत्र हुए तथा ऋषभ देव के जो बड़े पुत्र थे प्राचीन सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार जो दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। अलग अलग मत। कुछ मतों के अनुसार महाभारत से इस देश को भारत कहा जाने लगा, क्योंकि महाभारत यही हुआ था तो इसलिए इसको भारत कहा जाने लगा। हालांकि अधिकांश विद्वानों के अनुसार इस देश का नाम ऋषभ देव के प्रतापी पुत्र सम्राट भरत के नाम पर ही भारत देश का नामकरण हुआ। तो ये कुछ तथ्य हैं, लेकिन ज़्यादा वही जो श्रीमद् भागवत वाला हमने पढ़ा मनु के वंशज वाला तो ज़्यादातर उसी को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए भारत का पर्याय जो भारत के नाम है उनको हम लोग जान लेते हैं कि भारत के तो बहुत सारे नाम है। कौन कौन से। तो एक है भारत, आर्यव्रत, भारत भूमि, हिंद, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद भूमि, अजनाभ वर्ष, इंडिया, जम्मूद्वीप और हिमवर्ष। इतने सारे नाम है किसके। भारत के। ठीक है। अब क्या है कि भारत के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं जो उनका प्रचलित तत्व है। भारत देश विश्व का सबसे प्राचीनतम देशों में से एक है। ठीक है। इसे भारत के अलावा अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि हम सोने की चिड़िया, जो भी है हिंदुस्तान, इंडिया, हिमवर्ष, सारी अलग अलग नाम है। ठीक है। प्राचीन सभ्यता में भारतवर्ष को भारत भूमि की संज्ञा दी जाती थी।
इसे जम्मू द्वीप का एक भाग भी माना, जैसे कि जो लोग होंगे उनके यहाँ पूजा भी होता हो तो जम्मू द्वीप या आर्यवर्त भारत खंड ऐसे बोला जाता है ना। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, जैसे वो सिंधु नदी को पार करके आते थे तो वो हिंदू हिंदू सिंधु करने लगे, तो इस तरीके से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा, तो यूनानियों ने इंडिया कहा। किसने, ये इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए जैसे कि ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा भारत को, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, तो यूनानियों ने इंडिया कहा। आर्यों के निवास के कारण भारत को आर्यव्रत के नाम से भी पुकारा जा, आर्यों हिंदू लोगों को साथ कहा जाता था, उनके आर्यव्रत के नाम से पुकारा गया। सिंधु प्रदेश प्राचीनतम सभ्यता का स्थल रह चुका है और सिंधु का अपभ्रंश हिंदू होने से भारत को कई लोग हिंद या हिंद भूमि भी कहते थे। अपभ्रंश, सिंधु का अपभ्रंश हिंदू और फिर हिंद भूमि भी कहते थे। जम्मू द्वीप में स्थित होने के कारण जम्मू द्वीप भी कहा गया, जम्मू द्वीप में स्थित होने के कारण जम्मू द्वीप भी कहा गया। साथ ही भारतवर्ष, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष का नाम भी भारत के लिए संबोधित किए जाते हैं। वो हमने सुना ना अजनाब वर्ष की कहानी, किस तरीके से इसका नाम पड़ा था। भारत के उक्त पर्याय आज भी विभिन्न रूपों में विभिन्न संदर्भ में किए जाते हैं। प्राचीन साहित्य और इतिहास के लेखक एवं पाठ संस्कृति चिंतक आज भी भारत का नाम भारतवर्ष, आर्यव्रत, भारत भूमि, हिंदुस्तान, हिंद के नाम से संबोधित करते हैं। आज भी थोड़ी हम लोग भूली थोड़ी ना है। भारत के उन सभी पर्यायों की सार्थकता के प्रमाण आज भी विद्यमान है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के साथ ही उसके पर्यायों के बीच शाश्वतता विद्यमान है। तो हमारा जो चैप्टर है आइडियाज ऑफ भारत का जो फर्स्ट चैप्टर है भारतवर्ष की अवधारणा, ये कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। थैंक यू सो मच।